नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का 5वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव से कहता है कि वो अपनी बेटी फिरोजा की शादी राजकुमार विरमदेव से करवाना चाहता है, लेकिन बदले में विरमदेव को हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। खिलजी के इस प्रस्ताव के बाद राजकुमार विरमदेव अपने पिता महाराजा कान्हड़देव से आज्ञा लेने के लिए जालौर लौट आते हैं। काफी समय गुजर जाने के बाद भी विरमदेव दिल्ली लौटकर नहीं आते तो विरमदेव के इंतजार में फिरोजा का हाल पागलों जैसा हो जाता है। अपनी बेटी की पीड़ा को देख खिलजी विरमदेव को दिल्ली लौट आने के लिए एक संदेशा भिजवाता है। जवाब में विरमदेव भी एक संदेशा खिलजी को भेजते हैं। अब आगे। विरमदेव का संदेशा आने की बात सुनकर फिरोजा खुशी के मारे अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है। फिरोजा विरमदेव के पत्र को पढ़ने से पहले सीने से लगाती है। फिरोजा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो विरमदेव के पत्र को नहीं बल्कि स्वयं विरमदेव को गले लगा रही है। बहुत दिनों के बाद खिलजी भी अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर सुकून महसूस कर रहा था। आखिरकार फिरोजा ने विरमदेव के भेजे हुए पत्र को पढ़ा। पत्र में विरमदेव ने फिरोजा को नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी को जवाब देते हुए केवल 2 पंक्तियां लिखी थी। ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी। मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो परणु तुर्कड़ी तो अवलो उघे भान। फिरोजा को विरमदेव की पत्र में लिखी इन 2 पंक्तियों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। राजस्थानी भाषा में लिखी गई इन पंक्तियों का मतलब कुछ इस प्रकार था। भाटिया वंश के मामा का सर झुक जाएगा और चौहान कुल का शिष्य भी शर्म से झुकेगा। अगर मैं एक मुसलमान से शादी कर लूं तो उस दिन सूरज भी उल्टी दिशा से उदय होगा। जैसे ही फिरोजा को विरमदेव की इन पंक्तियों का मतलब समझाया गया, फिरोजा के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। इस पत्र का सीधा सीधा मतलब यह था कि राजकुमार विरमदेव ने फिरोजा से विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आखिरकार फिरोजा ने खुद को संभाला और भारी कदमों से वो अपने कक्ष की तरफ गई। उस दिन के बाद से फिरोजा ने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। विरमदेव के विरह में फिरोजा कभी बेवजह रोने लगती तो कभी पागलों की तरह हंसने लगती। न उसे खाने पीने का होश था, न जीने की कोई ख्वाहिश। दिन ब दिन फिरोजा की सेहत खराब होती जा रही थी। अलाउद्दीन खिलजी को एक तरफ अपनी बेटी की हालत देखकर तकलीफ हो रही थी तो दूसरी तरफ राजकुमार विरमदेव पर क्रोध भी आ रहा था। खिलजी ने अपनी बेटी फिरोजा को बहुत समझाया कि वो विरमदेव को भूल जाए, लेकिन फिरोजा विरमदेव को अपना दिल दे चुकी थी। एक पिता होने के नाते अलाउद्दीन खिलजी जिसे अपनी बेटी की जिद समझ रहा था, वो दरअसल सच्चा प्यार था। जो भी हो, खिलजी के लिए अब सवाल था अपनी बेटी की जिद का, और इसी जिद के चलते खिलजी ने अपने लश्कर को तैयार किया और विरमदेव को सबक सिखाने के लिए जालौर की तरफ रवाना किया। इतिहासकार लिखते हैं कि ईस्वी 1310 के जून महीने में जालौर पर आक्रमण के इरादे से कूच कर रहे इस लश्कर की अगुवाई खुद अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। खिलजी ने जालौर पर आक्रमण से पहले सिवाना के किले पर धावा बोल दिया, क्योंकि सिवाना का दुर्ग उस समय काल में जालौर रियासत का एक सुरक्षित जल भंडार माना जाता था। खिलजी ने सिवाना दुर्ग के जल भंडार में गौ रक्त मिला दिया, क्योंकि खिलजी जानता था कि गाय को अपनी माता मानने वाले राजपूत गौ रक्त वाले पानी को पी नहीं सकेंगे, जिससे जून की गर्मी में प्यासे राजपूतों को हराना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन सिवाना के महाराजा सातलदेव ने खिलजी से टकराने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में खिलजी की विशाल सेना के सामने सिवाना के सैनिक हारने लगे। आखिरकार सिवाना महाराजा सातलदेव वीरगति को प्राप्त हुए। सातलदेव की वीरगति से पहले महाराजा की रानियों समेत कई क्षत्रिय वीरांगनाएं जौहर की आग में समा गई। अंत में खिलजी की सेना ने सिवाना के दुर्ग पर कब्जा किया और खिलजी
अपनी सेना को लेकर विरमदेव से टकराने के लिए जालौर की तरफ रवाना हो गया। जालौर दुर्ग की तरफ आगे बढ़ रहे अलाउद्दीन खिलजी का एक ही मकसद था, हर हाल में राजकुमार विरमदेव को घुटनों पर लाना। जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी जालौर की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसकी सेना ने न सिर्फ मारवाड़ के गांवों में लूटपाट की, बल्कि सैकड़ों मंदिरों को भी खंडित किया। रास्ते में जालौर के महाराजा कान्हड़ देव की सेना और खिलजी की सेना के बीच छोटी मोटी मुठभेड़ें होती रही, लेकिन खिलजी की विशाल सेना को जालौर की तरफ आगे बढ़ते हुए रोक पाना अब नामुमकिन था। आखिरकार खिलजी ने जालौर के किले को फतह करने के लिए अपने सबसे काबिल सिपाही कमालुद्दीन को 5000 सिपाहियों की एक टुकड़ी के साथ जालौर दुर्ग पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। कमालुद्दीन ने सबसे पहले जालौर दुर्ग के इर्द गिर्द सिपाहियों की एक मजबूत घेराबंदी की और जालौर दुर्ग में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी कमालुद्दीन जालौर दुर्ग को भेदने में सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। वैसे तो जालौर का किला जितना अलाउद्दीन खिलजी के लिए नामुमकिन था, क्योंकि राजपूत योद्धा खिलजी से टकराने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन समय की लीला देखो, एक तरफ खिलजी की सेना जालौर के किले को भेदने के लिए बाहर से हमले कर रही थी, तो दूसरी तरफ किले के भीतर महाराजा कान्हड़ देव का अपने ही एक सरदार से मतभेद हो गया, जिसका नाम था विका। विका महाराजा कान्हड़ देव से इस कदर क्रोधित था कि वो बिना सोचे समझे गद्दारों की तरह अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया और उसने जालौर किले को भेदने की सभी गुप्त तरकीबें अलाउद्दीन खिलजी को बता दी। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या विका नाम के गद्दार ने जो काम किया था उसका फायदा अलाउद्दीन खिलजी को होगा? क्या खिलजी की सेना जालौर दुर्ग में प्रवेश करने में सफल हो पाएगी? जब विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी का आमना सामना होगा तो वो मंजर कैसा होगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, यानी स्टोरी वाला के साथ, और इंतजार कीजिए फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी के अगले एपिसोड का। और साथ ही स्टोरी वाला को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।